नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार। एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के खानजहांपुर गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने मंगलवार को एक अध्यापिका से दिनदहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने तमंचे से अध्यापिका को घायल कर 1 लाख रुपए नकदी, सोने की चेन, मोबाइल और पर्स लूट लिया। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ निवासी चंद्रकला पत्नी धर्मेंद्र आर्य फूलपुर कोतवाली के सैदपुर में अपने मायके के कंपोजिट विद्यालय सैदपुर में अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। मंगलवार को चंद्रकला पलिया स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की अमरेथु शाखा से 1 लाख रुपए निकालकर अपने पति धर्मेंद्र के साथ बाइक से सैदपुर खानजहांपुर मार्ग पर लौट रही थी। जैसे ही वे इंटर कॉलेज के पास पहुंची, 2 बाइक सवार बदमाशों ने उनकी बाइक को ओवरटेक कर रोक लिया और दोनों को गिरा दिया। बदमाशों ने तमंचे से चंद्रकला के सिर पर वार कर उन्हें घायल कर दिया और उनके पर्स में रखे 1 लाख रुपए नकदी, गले की सोने की चेन, मोबाइल और पर्स लूट कर फरार हो गए। चंद्रकला ने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही 112 नंबर की पुलिस, अंबारी पुलिस चौकी और फूलपुर कोतवाली की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू की और चंद्रकला के प्रार्थना पत्र पर उनका बैंक खाता सीज कर दिया गया है। इस मामले में SP ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि फूलपुर थाना अंतर्गत खानजहांपुर गांव के पास में एक दंपति से मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने चैन और 1 लाख रुपए लूटने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना प्रभारी फूलपुर, CO फूलपुर, SP ग्रामीण और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल पर तमंचे से प्रहार कर दंपति से सोने की चेन और 1 लाख रुपए लूटने की बात प्रकाश में आई। इस पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। SOG टीम और थाने से 4 टीमों का गठन कर बदमाशों की तलाश की जा रही है। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज थाना फूलपुर के अंतर्गत खंजापुर गांव के पास में एक दंपति द्वारा 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने चैन और 1 लाख रुपए जो वो बैंक से निकाल कर जा रहे थे, उनको लूटने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना फूलपुर, क्षेत्राधिकारी फूलपुर, मुझे एडिशनल एवं SSP सर द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर 2 मोटरसाइकिल द्वारा तमंचे से प्रहार कर जो दंपति थे उनके पास से जो सोने की चैन थी और उनके पास जो 1 लाख रुपए जो बैंक से निकाल कर जा रहे थे, उसको लूटने की बात प्रकाश में आई। इस पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। SOG टीम और थाने से 4 टीम गठित कर अभियुक्त की तलाश भी की जा रही है। सारे आसपास के CCTV फुटेज दिखे जा रहे हैं। जल्द से जल्द अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ के गंभीरपुर के मोहम्मद मसूद इंटर कॉलेज मंगरावा में हाजी अब्दुल कलाम के बेटे मोहम्मद शादिक की शादी के उपलक्ष्य में आयोजित दावत-ए-वलीमा में पहुंचे।
जहां अखिलेश यादव की एक झलक पाने के लिए समर्थकों का भारी हुजूम दिखा। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन और राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ऐतिहासिक विषयों पर बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रामजीलाल सुमन का बयान उन्होंने नहीं सुना है, सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ऐतिहासिक विषयों पर कुछ ना बोला जाए, क्योंकि इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें लिखी रहती हैं। उन्होंने कहा कि रामजीलाल सुमन के बयान के बाद से लोग इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, इसके लिए गूगल और चैट जीपीटी पर लगातार सर्च कर रहे हैं। कहा कि अगर इतिहास समय अच्छा रास्ता ना दिखा सके, पॉजिटिव ना बता सके, सकारात्मक ना बना सके, तो इतिहास को इतिहास ही रहने दे, उस पर बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादियों को इतिहास पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, बल्कि समाजवादी पार्टी ने पॉजिटिव काम किया है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। नौकरी, आरक्षण, बेरोजगारी पर चर्चा करनी चाहिए। अखिलेश ने कहा, आजमगढ़ से हमारा बेहद लगाव रहा है। आजमगढ़ को मैंने अपना माना है। जब जब कठिन परिस्थितियां और जब भी लोकतंत्र बचाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ी, तो यहाँ की जनता ने हमेशा साथ दिया। पीडीए परिवार की लड़ाई को आगे बढ़ने का काम हम लोग करेंगे। अंबेडकर की जयंती पर हम लोगों ने जो संकल्प लिया है, उसके तहत प्रभुत्ववादी ताकतवर लोगों से लड़ते रहेंगे, इससे कि सामाजिक न्याय का राज हो और इसकी स्थापना हो सके। अखिलेश यादव ने कहा, आजमगढ़ के विकास के लिए बजट की कमी नहीं होगी। जो सपना समाजवादियों ने देखा है, उसे पूरा किया जाएगा। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लैंड बैंक बनाने की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जो सरकार आज तक लैंड बैंक नहीं बना पा रही है, वह इन्वेस्टमेंट क्या करेगी। आने वाले समय में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। प्रदेश में कस्टोडियल डेथ के मामले सामने आ रहे हैं। आजमगढ़ जिले में भी एक ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें थाने के बाथरूम में युवक की मौत हुई थी। इस पर भी एक्शन नहीं हुआ। गैंगस्टर के छोटे भाई के रिसेप्शन में अखिलेश यादव के शामिल होने से सवाल उठ रहे हैं। हाजी अब्दुल कलाम सपा से जुड़े हैं। इनके 4 बेटों में सादिक सबसे छोटा है। 2 बेटे मोहम्मद फजल और मोहम्मद शादिक घर पर रहते हैं, जबकि 2 अन्य बड़े बेटे मोहम्मद रशीद और मोहम्मद फहद सऊदी में रहते हैं। रशीद और फहद पर साल 2022 में गैंगस्टर लगा था। अखिलेश यादव के आजमगढ़ आने के बावजूद तरवा थाना क्षेत्र में दलित युवक सनी के घर नहीं जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, रामजीलाल सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूँगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजीलाल सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास में चर्चा नहीं करनी चाहिए। रामजीलाल सुमन जी का आप बयान कर रहे हैं, तो उनका बयान मैंने आपसे कहा कि इतिहास मंदिर खोदेंगे तो बौद्ध मठ मिलेंगे। मैंने कहा इतिहास को इतिहास रहने दो। जो इतिहास हमें आपके बीच में खाई पैदा करे, उस इतिहास के बारे में नहीं जानना। अब मान लीजिए मीरा ने जो भजन गाया, वो नुसरत फतेह अली खान ने गजल में गा दिया, तो कहाँ पकड़ोगे? नुसरत अली खान साहब को पकड़ोगे क्या, या मीरा जी को पकड़ोगे? तो इतिहास को रहने दो। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि पार्टी के लोग कोई भी इतिहास की बातें न करें। समाजवादियों ने इतनी प्रोग्रेसिव काम किए, इतनी प्रोग्रेसिव बातें की हैं, टैलेंटेड है, किसान की आय दोगुनी है, नौजवान की नौकरी रोजगार है, आरक्षण है, हमारे अधिकार हैं, हमारा सम्मान नहीं हो रहा कहीं पर, हमारे घर मकान गंगा जल से धोए जा रहे हैं। ये सब मुद्दे बड़े हैं। जाइए। जब थी लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की, तो यहाँ की जनता ने एकजुट होकर के हमारा साथ दिया। पीडीए परिवार से एकजुटता जो दिखाई दी है, उस लड़ाई को हम संकल्प लेते हैं आगे बढ़ाएंगे।
कल ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी, हम सब ने मिलकर के मनाया और ये संकल्प लिया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो रास्ता रहा है उस रास्ते पे चल करके हम प्रभुत्ववादी जो लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, समय समय अपमानित करते हैं, समय समय पर भेदभाव पैदा करते हैं, उन ताकतों से लगातार लड़ते रहेंगे। और हम सबका यही संकल्प होगा कि सामाजिक न्याय का राज की स्थापना हम लोग करेंगे, उस दिशा में लगातार आगे बढ़ेंगे। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था कि सामाजिक न्याय का राज हो, उसकी स्थापना हो, उस पर हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। ये संविधान हम सब के लिए संजीवनी है। ये संविधान हमारे लिए ढाल बनता है, हमारे लिए ये सम्मान का विषय भी है। और बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है उससे ज्यादा हमारे लिए सम्मान की और कोई चीज नहीं हो सकती है। अभी तक तो हमारा आपका सम्मान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान ने बचाया है। अब हमारी सबकी मिलकर जिम्मेदारी बनती है कि जो संविधान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं उस संविधान को बचाने के लिए हम लोग काम लगातार करते रहेंगे। आज चली थी दिल्ली से, अगर इतना हंगामा है रामजी सुमन जी पर, तो अगर हमारे लोग भी उसी तरह आंदोलन करने लगे तब क्या होगा? क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री की जो भाषा थी क्या सभ्य भाषा थी? क्या कभी हम लोगों ने इस तरह का किसी के लिए कहा हो? फिर हमारा घर गंगा जल से धुलवाया। सोचो, चलो मैं तो बुरा नहीं मान रहा हूं क्योंकि राजनीति में हूं, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उस पर क्या गुजरती होगी? आप में से बताओ कि अगर आपका घर हो, हम गंगा जल से धुलवा दें तो क्या गुजरेगी आप पर? ये वही समझ सकता है जिसके ऊपर गुजरी हो। ये कहीं भी इस तरह के दंगा और घटना हो, हम उसका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। हमें उम्मीद है वहां पर जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, और जो आम जनमानस है वो कभी इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। अच्छा, आपके ही विधायक रामजी लाल सुमन जी ने कहा था कि 19 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और मैदान तैयार है दो हाथ करने के लिए। देखिए, मैं आपके सामने सबको कह रहा हूँ, मैं इस व्यवहार का नहीं हूँ। खेल तो खेल सकते हैं, जैसे आईएएस के साथ, आईएएस लोगों के साथ क्रिकेट खेलते थे हम लोग। अच्छा, अध्यक्ष जी, हम अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पर भरोसा रखते हैं। हमें कोई भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है, हमें कोई ताकत का एहसास नहीं दिलाना है। अरे जब से बीजेपी हारी है, जनता ने उन्हें दिखा दिया लोकतंत्र में ताकत क्या है वोट की। ये इनका धोखा है। इनके साथ साथ बहुत सारे चैनल उनका साथ दे रहे हैं, अखबार साथ दे रहे हैं, जो इस प्रदेश के प्रतिष्ठित लोग हैं वो साथ दे रहे हैं। क्या उनको नहीं दिखाई देता कि कौन विश्वास करेगा, कौन भरोसा करेगा कि एक बाथरूम में एक नाले से किसी की फांसी हो जाएगी? कितनी बड़ी रस्सी थी। ये लोग तो मौके पे गए हैं, उसके पिताजी से हमारी बात कराई इन लोगों ने, अध्यक्ष जी मौके पे थे, घर पे गए, परिवार के हमारे और नेता ही लोग गए। तो बताइए क्या उससे कोई वो कर लेगा? और फिर किसी चीज को वो अपना मांगने गया हक, अगर हक मानने गया तो उसको जिंदा जला दिया। बताओ, ये वही लोग हैं जो सरकार की ताकत रखते हैं, सरकार के इशारे पे ये लोग कर रहे हैं। और यही नहीं, बस्ती में भी एक उपाध्याय गरीब परिवार का ब्राह्मण जब वो गया न्याय मांगने तो उससे पैसा वसूलना चाहती थी पुलिस ने इतना मारा, जिस तरह आजमगढ़ में हमारा दलित भाई मरा है उसी तरह ब्राह्मण भाई वहां पर मरा है बस्ती में। दोनों की अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने मदद की। मैं ये कहता हूँ सरकार क्यों नहीं मदद कर रही है? योगी का मतलब ये होता है जो दुख समझे, दूसरे का दुख में शामिल हो, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। क्या ये जो दोनों लोगों की मृत्यु हुई है, सरकार आगे आकर के नहीं मदद कर सकती उनका? और मदद में भी भेदभाव कर रही है सरकार। जो उनके अपने लोग हैं उन्हें सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई दलित चला जाए, जान चली जाए, उसको नहीं मदद करेंगे। जगह ले ली, हमारा नक्शा नहीं पास हो रहा है, तो मैंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा है, पहले नवरात्र में हो रहा था, उससे बाबूजी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसकी वजह से आगे बढ़ा दिया, फिर चुनाव आ गया। तो अभी बाबूजी भी स्वस्थ हैं क्योंकि वो सबसे पुराने समाजवादी हैं। हालांकि उनके बराबर के और भी हमारे समाजवादी नेता हैं। तो मैं चाहता था कि उन सबको इकट्ठा करके सम्मान हो जाए और कार्यक्रम हो जाए, क्योंकि उनका सांस उस समय नहीं ठीक था, इसलिए मैंने तारीख आगे बढ़ा दी थी, वरना ये लोग जानते हैं तारीख आ गई थी। अब मैं आपसे कहूंगा पत्रकार साथी, पूरे उत्तर प्रदेश में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बताओ तो हम भी इलीगल करा दें? ठीक है, तो हमारी आप जिलाधिकारी महोदय से कहिएगा कि नक्शा पास करें।
ठीक है, और पत्रास देख के तारीख तुम दोगे, उसी दिन हम उद्घाटन कर देंगे। मंगलवार को पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने अपने नगर पालिका स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार ने देश एवं प्रदेश के विकास के अनगिनत कार्य किए तथा अनेक जन कल्याण की योजनाएं चलाई, जिससे लोग लाभान्वित हुए। अब देश व प्रदेश में विकास धरातल पर दिखाई देने लगा है। पूर्व सांसद ने कहा, गांव चलो कार्यक्रम के क्रम में उन्होंने विभिन्न गांवों का दौरा कर ग्रामीणों को सरकार के उपलब्धियों की जानकारी दी। ग्रामीणों से मुलाकात के दौरान आभास हुआ कि आम जन का बीजेपी में विश्वास पूर्व से काफी बढ़ा है। ग्रामीणों ने जानकारी दी कि बिना भेदभाव के सभी पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हूं कि मैंने ये महसूस किया कि जिस तरीके से विपक्षी दल हवा बना रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगा, जिस गांव में भी गया, जहां भी गया, जिस बाजार में गया, लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी के विकास के कामों के प्रति ज्यादा विश्वास बढ़ा है लोगों का। और ऐसा सबसे बड़ी बात ये हुई है, जो ये विश्वास दिख रहा है कि जो भारत सरकार की या प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जो जनहित की हैं, वह लोगों तक बिना भेदभाव के, बिना यह सोचे कि किसका वोटर है, कौन है, सबको पहुंचा है। ऐसा मैंने महसूस किया है और मिला है। पूर्व सांसद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अन्य विपक्षी दलों के सरकारों में कार्यकाल में गुंडा एवं माफिया राज स्थापित हो गया था। उसे ध्वस्त कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून का राज्य स्थापित किया। प्रदेश के लोग अब सुकून का जीवन जी रहे हैं। पूर्वांचल से भाजपा के कम विधायक सांसद के जीतने के बावजूद मुख्यमंत्री बिना भेदभाव के पूर्वांचल का विकास निरंतर कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसे पूर्ववर्ती सरकारों को बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन विलुप्तीकरण नीतियों के चलते पूर्ववर्ती सरकारों ने वह फैसले नहीं लिए, जिसका परिणाम रहा देश की एकता में ही विलुप्तीकरण बाधक होने लगा। बड़ी बात थी कि जो यहाँ कई दशक से उत्तर प्रदेश जंगल राज के रूप में धीरे धीरे स्थापित हो गया था, सबसे बड़ा सुकून लोगों को महसूस हो रहा है जो उससे निजात पाने का, और हर आदमी अपने को निश्चिंत सा महसूस कर रहा है। वैसे भी पूर्वांचल भी इससे ज्यादा ग्रसित था, अपराधीकरण के राजनीति से और उनके वर्चस्व से लोग ग्रसित थे, मन में रखते थे, बाहर कह नहीं पाते थे, परेशान सब थे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी को मैं बहुत इसके लिए बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने बिना परवाह किए, बिना अपने दूसरे का परवाह किए हुए जो कानून का राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, वह आम जनता को दिल में बैठ गया है और उनके मस्तिष्क में बात बैठ चुकी है। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश में तो ग्राफ और पूर्वांचल में ग्राफ बढ़ा है, घटा नहीं है। मोदी जी के जो ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी फैसला कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग स्वीकार करें। अनेक पार्टियां हैं, अनेक विचार हैं, और उन विचारों को लोग चाहेंगे कि हमारा लोप न हो पावे, इसलिए वो उजागर करने के लिए अपनी बात कहेंगे, आंदोलित करेंगे। लेकिन जनमानस जिस बात को स्वीकार करने लगे, वह उनके ऐतिहासिक फैसले, चाहे 370 रहा हो, चाहे वह अभी सीए रहा हो,
चाहे वह अनेक राज्यों में समान नागरिक संहिता का जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित राज्य हैं वह कदम आगे बढ़ा हो, चाहे अभी वक्फ बिल के माध्यम से गरीब मुसलमान, पसमादा मुसलमान, असहाय महिलाएं, असहाय लोग जिनको उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा था, उसके लिए नया बिल लाकर एक्ट में परिवर्तन करने का, अमेंडमेंट करने का प्रयास एक बार मोदी जी के नेतृत्व में हुआ हो, जबकि इसके पहले भी 3 बार हुए हैं, लेकिन एक बार इनके नेतृत्व में हुआ हो, या कुछ लोगों का दकियानूसी से हटकर आम लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास, यह भी जो उस संबंधित लोग जो वंचित रह रहे थे उनके मन में भी यह अपील कर रहा है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि आने वाले भविष्य में जो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जो दीवा स्वप्न ही उनके लिए है कि जनमानस उनके प्रति मुखातिब हो सके, वह फिर अपनी ही जगह पर रह जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता ही जाएगा। और फिर बचे हुए राष्ट्रहित के जो कार्य बचे हुए हैं वह भी लोगों का इच्छा है कि वह इन्हीं नेतृत्व में, इसी पार्टी के विचार के साथ वह भी पूरा हो सके। इसलिए आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी ही फिर अपना परचम लहराएगी, ऐसा मुझे लगता है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व सांसद ने कहा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए की बात तो करते हैं पर उस पर अमल नहीं करते हैं। तरवा में दलित युवक सनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। सपा प्रमुख आजमगढ़ आए लेकिन पीड़ित परिवार से मिलना मुनासिब नहीं समझे बिना विकास का कार्य कराए हुए रात के अंधेरे में अपने नाम का सिलापट लगवाने का प्रयास करना एक सांसद की गरिमा एवं शासकीय प्रणाली के विरुद्ध है। यह सपा के पुराने चरित्र को दर्शाता है। कांग्रेस, सपा, बसपा वेंटिलेटर पर है। निकट भविष्य में जनता का विश्वास जीतना इन दलों के लिए कल्पना मात्र होगा। पीडीए की बात करते हो। अच्छा, पीडीए की बात हो रही है। आज अखिलेश जी आजमगढ़ में हैं। आज एक दावती वलीमा में गए हैं अपने वोट बैंक, वहीं पर एक उस पर उनके पास टाइम नहीं है, लोगों में विभाजन करने की बात करना है, उनको कोई प्रेम नहीं है, केवल नारा है। वह नारा भी फर्जी है, बालू की दीवार जैसी है, उसमें भी कोई दम नहीं है। कौन सा पीडीए? पीडीए पिछड़ा माने उनका परिवार, पिछड़ा माने उनका परिवार, और अल्पसंख्यक माने कुछ लोग जो बहुत पूंजी वाले हो। कोई गरीब, मजलूम, बेसहारा, ऐसे लोगों का उनका कोई वास्ता नहीं। ऐसे लोग क्या कभी गए हैं क्या? कभी जाते हैं क्या? उनका प्रोग्राम कहाँ बनता है? जहाँ धन पशु कोई हो वहाँ पर वह उनका प्रोग्राम बनता है और वही लोग साथ होते हैं। इसलिए उनका ये एजेंडा है ही नहीं है, ये तो केवल फर्जी नारा है। दलितों का, गरीबों का, पिछड़ों का, बेसहारा का, असहाय का, नौजवानों का, महिलाओं का अगर सच्चा हित ऐसी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के नीति में, मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में हो रहा है। तो अभी धर्मेंद्र जी का सिटिंग एमपी हैं। अंबेडकर जयंती के एक शाम पहले काम हुआ नहीं और विकास हुआ नहीं, सिलापट लग रहा था। और वो भी सिलापट लेकर पहुंच गए। चलिए, चिट्ठी लिखे हैं, कोई बात नहीं, धन आप दे सकते हैं। जब कोई काम हो जाता है तब तो सिलापट लगता है। वो भी अगर है तो, अगर बजट दिया हुआ है तो कोई कार्यदायी संस्था उसको कराएगी और वह उसके द्वारा वो आयोजन होगा और वो लगवाएगी। रात में क्यों आप लगवाने पहुंच गए,
ये आपके स्वभाव और आपके विचार को दर्शाता है। रात में लेकर पहुंच गए लगाने, अंधेरे में कि रात में क्या औचित्य है? इसका मतलब आपकी कार्य प्रणाली और आपकी सोच अभी सांसद होने पर दरस गया। कहीं सरकार बन जाती तो कल्पना क्या किए बैठे होंगे, फिर वही पुराना इतिहास और उनकी तरह तौर तरीका उजागर होने लगेगा। एक तरफ पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष सिंह ने मंगलवार को केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार की उपलब्धियों एवं लोकप्रियता के जहां कसीदे गढ़े, तो वहीं गृह जनपद इसी दिन पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन डॉक्टर सीपी राय ने भाजपा की नीतियों और कामयाबियों की परत दर परत उधेड़ कर रख दी। एक ने कांग्रेस की सेवा करने के बाद भाजपा का दामन थाम लिया था, तो दूसरे ने सपा को छोड़कर कांग्रेस को अपना बना लिया है। बहरहाल आपको बता दें कि गृह जनपद पहुंचे डॉक्टर सीपी राय ने भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर नाकामयाब व विफल बताया। उन्होंने विदेश नीति, सुरक्षा नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति व शिक्षा नीति सहित अन्य मुद्दों पर सरकार की विफलता जाहिर करते हुए भाजपा सरकार को जुमलेबाजी की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि देश के हालात बेहद ही खराब है। 45 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी, महंगाई आसमान पर है। चीन की छोड़िए बांग्लादेश से लेकर नेपाल तक भारत को आंखें दिखा रहा है। 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश पर 225 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया है। आप सब लोग देख रहे हैं कि देश के हालात कितने खराब हैं। कुछ चीज़ों से आप लोग खुद परेशान होंगे, आपके परिवारों में भी बहुत से लोग होंगे जो बेरोजगार होंगे। इस वक्त देश की 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है और महंगाई आसमान छू रही है। आपको याद होगा पिछली सरकार, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो सुषमा स्वराज जी जो अब नहीं है दुनिया में, या नरेंद्र मोदी, ये लोग कहते थे कि जो जो रुपया गिरता है त्यों त्यों सरकार की इज्जत गिरती है। और तब 55-56 रुपया था टेरर के मुकाबले में। अब कहाँ पहुँच के आप लोग देख ही रहे हैं, 100 रुपये के आसपास पहुँचने जा रहा है और अब इज्जत नहीं गिर रही है। तब कहते थे कि पेट्रोल 30 रुपये लीटर मिलना चाहिए, ये नेता लोग भी कहते थे भाजपा के। और वो एक श्री 420 है जो सलवार पहन के भागा था, एक बाबा है, सब बेच रहा सारी चीज़ें, वो भी कहता था कि 30 रुपये लीटर डीजल और पेट्रोल बिकना चाहिए। और वो कहता था कि देश में जब काला धन आ जाएगा तो इतना पैसा हो जाएगा कि 20 साल तक किसी को टैक्स नहीं देना होगा। श्री 420 भी एक है सफ़ेद कपड़े वाला, वो भी इसी तरह की बात कहता था। भाजपा के लोगों का ही प्रोपेगेंडा था ये। जब तक ये सरकार में नहीं आए थे तब तक FDI के खिलाफ थे, तब तक परमाणु समझौते के खिलाफ थे, तब तक तमाम चीज़ों के खिलाफ थे। जो डायरेक्ट हम लोग पब्लिक को कुछ देते हैं उसके खिलाफ थे। उसके बाद जब सरकार में आ गए तो सारी चीज़ें जायज़ हो गई। इस सरकार के समय में इस वक्त देश कितनी बुरी हालत में है ये आप लोग देख रहे होंगे। किसी भी देश की सरकार के लिए 4-5 चीज़ें होती हैं कि उसकी विदेश नीति क्या है, उसकी देश की सुरक्षा नीति क्या है, उसकी आर्थिक नीति क्या है, उसकी शिक्षा नीति क्या है और समाज को लेकर उसकी नीति क्या है। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, आपको ध्यान होगा नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चीन को लाल आँख दिखाना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, उनकी कह रहा हूँ। चीन को लाल आँख दिखाने की बात उन्होंने कहा था। चीन हजारों वर्ग मील ज़मीन पर हमारे आके बैठ गया है, बस्तियाँ बसा रहा है, अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर कब्जा करके उसको अपना बता रहा है, उसके गाँव के जगहों के नाम बदल रहा है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी के जो सांसद मिस्टर ताओ, अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले, उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर के भाषण दिया था कि आप लोग यहाँ हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं और उधर चीन 16 किलोमीटर अंदर अरुणाचल प्रदेश में घुस आया है। वो बीजेपी के MP ने कहा था, लोकसभा में कहा था। चीन कब्जा करता चला जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने संसद में एक बयान दिया, न कोई घुसा न कोई आया। जबकि चीन घुसा चला जाता, हमारे 20 लोग हमारे शहीद हो गए, हमारे 20 जवान शहीद हो गए उनसे लड़ने के चक्कर में। और नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया कि न कोई घुसा न कोई आया, उसका फ़ायदा उठाया चीन ने। जो ही किसी अंतर्राष्ट्रीय किसी जगह पर
चीन के कब्जे की बात होती है और उस पर शिकवा शिकायत होती है, तो चीन तत्काल ये कह देता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा है कि न हम कहीं आए हैं न कहीं घुसे हैं। इसको देशद्रोह माना जाए या देश प्रेम माना जाए, ये मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूँ और आपके दर्शकों और पाठकों पर छोड़ देता हूँ। रक्षा सुरक्षा का सवाल तो ये है कि देश चारों तरफ से खतरे में है। बांग्लादेश हमको आंखें दिखा रहा है। जो बांग्लादेश हमने बनाया था वो हमको आंखें दिखा रहा है। वो हमारी ज़मीन पर अपना क्लेम कर रहा है। वो चीन में अभी जाकर के उसका राष्ट्रपति कह रहा है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो नॉर्थ ईस्ट, तो उसके वो संरक्षक हैं। जहाँ तक विदेश नीति का सवाल है, विदेश नीति के सवाल पर पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो अगल बगल के जितने भी देश हैं, लंका हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, भूटान हो, ये सारे देश भारत के एक तरह संरक्षण में चलते थे, भारत को बड़ा भाई मान के चलते थे। लेकिन अब आप देख रहे हैं वो सारे देश एक तरह स्वतंत्र रूप से अपनी नीति तय कर रहे हैं। नेपाल हमारी ज़मीन पर अपना अधिकार बता रहा है। भूटान में चीन घुस गया है, वो चीन के करीब पहुंच रहा है और सारे देश चीन के करीब पहुंचते जा रहे हैं। विदेश नीति ध्वस्त हो गई है। मित्रों, खाली आपको ऐसे खाली उसके लिए बता दे रहा हूँ, 16 मई 2014 जिस दिन रिजल्ट निकला था लोकसभा चुनाव का, उस दिन 13 घंटे तक लगातार मैं टीवी पर था। सुमित चौधरी जो रिपोर्टर आप सब लोग नाम जानते हैं, इनके चैनल पर मैं रात के 10 से 11 बजे था। इन्होंने मुझसे 3 सवाल पूछे थे। इन्होंने ये कहा था कि राय साहब 3 सवाल के जवाब एक साथ दे दीजिए कि नई सरकार बनने पर विदेश नीति में क्या अंतर आएगा, आर्थिक नीति में क्या अंतर आएगा और 100 दिन में महंगाई कम होगी या नहीं होगी। तब मैंने ये कहा था, ये रेफरेंस के लिए कह रहा हूँ, 16 मई 2014 जिस दिन नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे, उस दिन मैंने कहा था कि पहले मैं इन तीनों सवालों के जवाब देने के पहले कुछ बात अलग से कहना चाहता हूँ। और उस दिन आप लोग देख लीजिएगा IBN 7 ढूंढ करके 16 मई 2014 का, उस दिन मैंने कहा था कि अगर अहंकार अहमदाबाद से चलकर दिल्ली आ रहा है तो भारत अपने इतिहास के सबसे असफल और सबसे अयोग्य प्रधानमंत्री को देखने जा रहा है। मेरे ऊपर लोग टूट पड़े थे, मुझे बहुत गालियाँ पड़ी थी, बहुत हज़ारों लोगों ने मुझे गालियाँ दिया था। और मैंने कहा था कोई बात नहीं, 2 साल 4 साल 5 साल देख लीजिए, अगर मैं गलत साबित हो जाऊँगा तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन मेरे माफ़ी मांगने की नौबत नहीं आई। 3 सवालों के जवाब में मैंने कहा था कि विदेश नीति वो तय करते हैं जो आज से 50 साल आगे देखते हैं। RSS की पूरी जमात 5000 साल पीछे देखती है, इसलिए विदेश नीति ये तय नहीं कर सकती। ये कांग्रेस की बनाई विदेश नीति को अगर लागू भी रख सके तो इसका देश में बड़ा एहसान होगा। आर्थिक नीति पर मैंने उस दिन ये कहा था कि आर्थिक नीति के बारे में 6 महीने बाद जवाब दे पाएंगे, जब ये सरकार तय कर लेगी कि अपनी जनता के साथ है या ये सरकार अडानी और अंबानी के साथ है जिसने 50-60 हज़ार करोड़ रुपया इनके ऊपर खर्च किया है। और महंगाई के बारे में मैंने तीसरे सवाल का जवाब दिया था कि 100 दिन नहीं, ये 10 साल में भी महंगाई कम नहीं कर सकते, क्योंकि सारे मुनाफाखोर जमाखोर जितने भी हैं, बेईमान लोग, मिलावटखोर, उसमें 90% लोग BJP और RSS के मेंबर हैं। मेरी तीनों बातें उस समय जो 16 मई 2014 को मैंने कही थी वो अक्षरशः सही साबित हुई। तो विदेश नीति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। शिक्षा नीति बर्बाद हो गई। उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा 1 लाख के करीब हेडमास्टर्स के पद समाप्त किए जा रहे हैं, तमाम स्कूल बंद हो रहे हैं, लाखों टीचर्स के पद खाली पड़े हुए हैं। नई शिक्षा नीति जो बनाई गई है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। हर जगह RSS को कब्जा कराया जा रहा है। अब बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। यहाँ देख ही रहे कि इम्तहान सारे के सारे फेल हो जा रहे हैं। जो ही कोई परीक्षा होती है किसी नौकरी के लिए, उसका पेपर आउट हो जाता है और पेपर आउट होने के नाते हमारे आपके घर के बच्चे बेरोजगार पड़े। पूरे देश में 30 लाख रोजगार के पद सरकारी और सेमी गवर्नमेंट जो है वो आज तक खाली पड़े हुए हैं। उसमें भरने के बजाय, लोगों को नौकरी देने के बजाय या तो चीज़ों को प्राइवेट किया जा रहा है या बेचा जा रहा है, जिससे कि एक तो आरक्षण जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है और जिनको रोजगार मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह ये सरकार पूरी तरह से ध्वस्त हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी समेत 2014 तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, तब तक इस देश पर केवल 54 लाख करोड़ रुपए कर्जा था। 54 लाख करोड़ केवल। और इस प्रधानमंत्री जो 18 घंटे काम करता है, इसने इतनी मेहनत किया कि इस 10 साल में देश पर कर्जा बढ़ करके 225 लाख करोड़ हो गया है। 225 लाख। अब जरा आपको सवाल पूछना चाहिए कि 225 लाख करोड़ गया कहाँ? 40 लाख करोड़ के आसपास केवल पेट्रोल का मुनाफा जो है, सस्ता पेट्रोल लेके मनमोहन सिंह के टाइम में $114 कच्चा तेल आता था। तब आपको क्या भाव? 55 रुपये 56 रुपये डीजल मिलता था, 70 रुपये के आसपास पेट्रोल मिलता था। अब $56-57 कच्चा तेल आ रहा है
और आपको डीजल पेट्रोल क्या भाव मिल रहा है ये आप देख रहे हैं। डीजल पेट्रोल जब महंगा बिकता है तो उसके हिसाब से बाकी चीज़ों की महंगाई भी बढ़ जाती है। तो इन सारे फ्रंट पर जितने भी फ्रंट हैं, केंद्र की सरकार फेल है और प्रदेश की सरकार भी फेल है। अभी बनारस में आपने देखा कि एक बच्ची के साथ कई दिनों तक 23 लड़कों ने बलात्कार किया। योगी कहते हैं जीरो टॉलरेंस। अब उन 23 लड़कों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा इसका हमें इंतजार है। उसके अगले दिन इलाहाबाद में एक दलित बच्चे को, एक मैं जात का नाम नहीं लूँगा, मुख्यमंत्री जी की जात के आदमी ने जिंदा जला दिया। और उसके अगले दिन मुख्यमंत्री जी के जात के ही आदमी ने कासगंज में एक लड़की को, जो अपने जिसके साथ कुछ शादी होने वाली थी उसके साथ जा रही थी, उसी के सामने बीजेपी के नेता और उसके साथ 7 लोगों ने मिलकर के सामूहिक बलात्कार किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कल इलाहाबाद गए थे और कल वो कासगंज जाने वाले। बलात्कार की बाढ़ आई हुई है, डकैती की बाढ़ आई हुई है, भ्रष्टाचार की बाढ़ आई हुई है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को भी सरकारी दफ्तर में कोई काम पड़ता होगा तो बिना पैसे कोई काम होता होगा। भ्रष्टाचार न जाने कितना गुना बढ़ गया है। ये सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो चुकी है। इस सरकार को एक भी मिनट अब रहने का अधिकार नहीं है, न केंद्र सरकार को न प्रदेश सरकार को। हम लोग की कोशिश है कि इस सरकार को हम विदा करें। अभी अहमदाबाद में हमारा पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में तमाम बातों की तमाम चीज़ें तय हुई थी। उसमें एक बार फिर पार्टी ने तय किया कि जो सामाजिक न्याय का काम अधूरा है उस काम को हम लोग करेंगे। ये जो समाज को तोड़ दिया है इस पार्टी ने पिछले 10 साल में, जो नफरत और भाईचारा जो तोड़ा है और नफरत फैलाई है, उसको ख़त्म करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इस तरह से कांग्रेस पार्टी जो अपने पूरे शासनकाल में जो संविधान की रक्षा करती रही और संविधान के अनुसार देश चलाती रही, उसके लिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है। महंगाई खत्म करने के लिए कटिबद्ध है, रोजगार देने के लिए कटिबद्ध है। हमने जो पिछला अपना घोषणा पत्र जारी किया था लोकसभा चुनाव में, आपको ध्यान होगा उसमें हमने कहा था कि हम इतने दिन में ही उसका हमने बाकायदा एक रोड मैप जारी कर दिया था। 30 लाख पद भर देंगे और बाकी कैसे रोजगार देंगे उसका भी बताया था। हमने ये भी कहा था कि बेरोजगार नौजवानों को 1 साल तक 8,500 रुपया हम देंगे और साथ में उनको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी देंगे। महिलाओं के लिए भी हमने घोषणा किया था। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कुछ झूठ आपने देखे होंगे। राजस्थान में चुनाव हुआ, उन्होंने कहा 500 का हम सिलेंडर देंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, बोले 500 का सिलेंडर देंगे। छत्तीसगढ़ में भी कहा, दिल्ली में भी कहा, और ये कहा कि होली दिवाली पे 1 सिलेंडर मुफ्त देंगे। कहीं पर भी वो 500 का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। दिल्ली का आप लोगों को पता लग गया होगा, दिल्ली में इस होली पर सिलेंडर देने को उन्होंने कहा था इस पर, और वो सिलेंडर नहीं दिया। 2500 रुपया प्रति महिलाओं को देने के लिए कहा था और वो नहीं दिया, और ये कह दिया कि अभी हमारे पास बजट नहीं है, जब बजट होगा तब हम देंगे। दिल्ली में भी इतनी झूठी सरकार जो सिर्फ झूठ बोलती रही है, असत्य बोलती रही है, और जो लगातार सिर्फ जुमले बोल करके देश को बरगलाती रही। 15 लाख से लेके और 2 करोड़ रोजगार तक तमाम जुमले बोलती रही है और देश को बरगला रही है। जब कुछ नहीं चलता तो हिंदू मुसलमान के नाम पर देश में नफरत फैला करके ये करना चाहती है। लेकिन इस देश की जनता भी खूब जवाब दे रही। अभी आपने देखा कि रमजान और होली एक साथ पड़ गई थी, लेकिन न हिंदू ने मुसलमान को टोका, न मुसलमान ने हिंदू को टोका। मुसलमानों ने हिंदुओं पर फूल वर्षा किया और हिंदुओं ने मुसलमानों पर फूल की वर्षा किया। हरियाणा में आपको ध्यान होगा, मेवात में इन्होंने गुंडागर्दी करके अब वहाँ पर दंगा कराने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ की जनता ने क्या किया, समझदारी दिखाई। हिंदुओं मुसलमानों ने मिलजुल करके सम्मेलन करने शुरू कर दिए और ये कहा कि हिंदू मुसलमान की रक्षा करेगा, मुसलमान हिंदू की रक्षा करेगा। ये जगह जगह चेतना धीरे धीरे देश में जागृत हो रही है। समझदारी दिखाया और उसने कारखानों का जाल बिछा दिया अपने यहाँ और सारे लोगों को रोजगार पर लगा दिया। आज पूरी दुनिया में चीन सामान एक्सपोर्ट करता है। भारत में भी अरबों रुपए का सामान चीन से इंपोर्ट होता है। आखिर 10 साल में नरेंद्र मोदी ने ऐसे कौन से 10 सामान का नाम बता दे कोई बीजेपी का नेता कि 10 सामान पर यह तय किया हो कि ये जो हम 10 सामान चीन से ले रहे हैं, अब हम अगले 2 साल 3 साल में इसमें आत्मनिर्भर हो जाएंगे और चीन से सामान नहीं लेंगे। क्योंकि चीन से हम सामान लेते हैं, चीन में हमारा पैसा जाता है, उस पैसे से चीन अपनी सेना मजबूत करता है, हमारे इलाके पर कब्जा करता है। एक तरह से इनडायरेक्टली हम चीन की सेना को पैसा दे रहे हैं मजबूत होने के लिए और भारत पर कब्जा करने के लिए। हमारा दोस्त रूस हुआ करता था, पता नहीं आप लोगों के मतलब की बात है कि नहीं, हमारा दोस्त रूस हुआ करता था। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक नीति बनाई, गुट निरपेक्ष नीति। बोले हम ना अमेरिका के हैं ना रूस के हैं, दोनों से जो मिलेगा लेंगे। लेकिन गुट निरपेक्ष देशों का 100 से अधिक देशों का उन्होंने संगठन बनाया और उन्होंने एक तीसरा गुट खड़ा कर दिया देश में। और दुनिया में जब भी कोई बात होती थी, बिना हिंदुस्तान को साथ लिए वो बात नहीं होती थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाते हमने रूस से भी लिया और अमेरिका से लिया। इस सरकार ने रूस को किनारे कर दिया, अमेरिका के कदमों में जाके लेट गई।
अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका किस तरह से भारत को बेइज्जत कर रहा है और किस तरह भारत का नुकसान कर रहा है। क्या शर्म नहीं आती नरेंद्र मोदी को कि उनसे मिलने के आने के बाद, ठीक है उनके जाने के पहले बेड़ी और हथकड़ी में हमारे नौजवान भेजे गए यहाँ, देखा आप लोगों ने, बेड़ी हथकड़ी डाल करके जो लाए गए अमेरिका से। लेकिन नरेंद्र मोदी जब मिलने गए अमेरिका के राष्ट्रपति से, हम लोगों को लग रहा था कि शायद अब ये इंडोनेशिया जैसा छोटा देश, उसने अमेरिका को कह दिया हम आपका जहाज नहीं उतरने देंगे। उसने अपना जहाज भेजा, अपने लोगों को इज्जत से बुलाया। और भारत इतना बड़ा देश है, इसके लोग बेड़ी हथकड़ी भेजे जा रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो हमको लगा कि शायद अब बेड़ी हथकड़ी में लोग नहीं आएंगे, इज्जत से आएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के लौट के आने के बाद भी बेड़ी हथकड़ी में लोग भेजे जा रहे हैं। इससे बड़ा अपमान देश का कोई प्रधानमंत्री क्या कर सकता है? दुनिया के सारे देश अमेरिका के खिलाफ कुछ न कुछ बोल रहे हैं, हमारा प्रधानमंत्री डर के मारे मुंह सिल करके बैठा हुआ है। आखिर इनकी क्या कमजोरी अमेरिका के हाथ में है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हमारा प्रधानमंत्री डर रहा है? भारत इतना डरपोक नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री डरपोक हो रहा है, लेकिन भारत इतना डरपोक नहीं है। भारत ये कायरता बर्दाश्त करने को तैयार। शहर के खत्री टोला क्षेत्र में शासन द्वारा दलित बिरादरी के लिए दिए गए आवास की पात्रता सूची की जांच में पहुंचे हल्का लेखपाल द्वारा एक गरीब लाभार्थी से 10,000 रुपए मांगने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने लेखपाल पर धन उगाही का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। सभासद पति विशाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में पीड़िता ने मंगलवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन सौंपने पहुंचे लोगों ने बताया कि लाभार्थियों द्वारा रुपए न देने पर लेखपाल लाभार्थियों से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें अपात्र घोषित करने की धमकी भी दे रहे हैं। मोदी आवास फार्म भरे हैं सर, हमको नहीं मिल रहा है। आए प्रमोद सिंह और 10,000 की मांग की है, कहें कि 10,000 दो, नहीं तो हम नहीं करेंगे। लिस्ट में नाम आया आपके? जी, लिस्ट में नाम है मेरा। और हम चूल्हा चौका करते हैं, हम कहाँ से उनको 10,000 दें? जांच करने आए थे? क्या करने? जांच करने आए थे। क्या करें? वही कह रहे हैं कि 10,000 दो तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हमारा टीना सेट का घर है। इसी शिकायत किसी अधिकारी से की आपने? जी, शिकायत किसी से की आपने? नहीं, हमने किसी से नहीं किया। हाँ, वहाँ पे किए थे। क्या चाहती हैं आप? हम आवास चाहते हैं भैया कि हमारा टीना सेट बन जाए, हम पैसा चाहते हैं। आवास की का मामला है, हमारी दलित बस्ती का ये मामला है। सरोज देवी के नाम से एक आवास लिस्ट में नाम आया, जिसकी जांच के रूप में लेखपाल आए थे इनके घर पे। ये आई करीब 3-4 दिन पहले आए थे और ये कल हमारे घर आई थी 11 बजे। 11 बजे मैंने इनसे नंबर लेके उस नंबर पे कॉल किया तो उन्होंने मुझसे खुद बदतमीजी से बात किया और बता रही थी ये कि इनके मोहल्ले में जब ये इनसे पैसा मांगा गया कि अगर आप पैसा देंगी तो पात्र करेंगे, नहीं तो अपात्र कर देंगे। तो जब इन्होंने कहा कि भैया हम चूल्हा बर्तन करते हैं, 200-400 रुपये चाहिए, तो बोली व्यवस्था करके दे दें। तो बाहर निकल के इनसे अपशब्दों का प्रयोग किए। मोहल्ले वासी भी ये बात सुने हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? इसके लिए ये न्याय चाहती हैं। न्याय के लिए ये जिलाधिकारी से मिलने आई थी। जिलाधिकारी सर नहीं मिले तो वहाँ कोई मैडम मिली थी, वो विज्ञापन लेके उन्होंने कहा है कि इस पर जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगी। इनको न्याय चाहिए बस। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह।
शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ। स्मार्ट क्लासेस। सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। GD Global School, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।